हेलो फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास में चाहे फिर वो प्राचीन भारतीय इतिहास हो या मध्यकालीन भारतीय इतिहास हो या आधुनिक भारतीय इतिहास हो, उसमें कई ऐसी प्रणालियाँ, कई ऐसी प्रथाएं प्रचलित है, अध्ययन के दौरान हमें मिलती है, चर्चा में हमें मिलती है, जिनकी बार बार जो है चर्चा आती है, उल्लेख होता है, लेकिन हमको उनके अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं होते, एकदम सटीक अर्थ नहीं मालूम होते हैं। तो आज हम जो है ऐसी ही कुछ प्रथाओं, कुछ प्रणालियों की चर्चा करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में, जो भारतीय इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण है। और हम देखेंगे कि वे प्रथाएं क्या है, उनका अर्थ क्या है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य क्या है, उनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, ये सब देखने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। जो प्रथाएं पढ़ेंगे वो ये प्रथाएं हैं। एक नियोग प्रथा पढ़ेंगे और नियोग प्रथा के अलावा नियोग प्रथा पढ़ेंगे, सती प्रथा पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की, जौहर प्रथा पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत में थी, जजमानी प्रथा पढ़ेंगे, ददनी प्रथा पढ़ेंगे, दुबला हाली, तिनकठिया प्रणाली, नायंकर प्रणाली और एक इसमें लिखा नहीं है, आयंगार प्रणाली भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में प्रचलित प्रणालियां हैं जो इतिहास के अलग अलग कालखंड में प्रचलित रही है। हम देखेंगे कि उसका अर्थ क्या है, वो होती क्या है, और दूसरा ये कि वो किस काल में थी और उसका क्या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, क्या हिस्टोरिकल बैकड्रॉप है, ये हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं नियोग प्रथा। नियोग प्रथा जो है ये वैदिक काल की प्रथा है। वैदिक काल, खास तौर पर ऋग्वेदिक काल की, ऋग्वेद काल की प्रथा है। और ऋग्वेदिक काल के समाज में प्रचलित एक प्रथा थी, जिसमें ये एक व्यवस्था थी समाज में कि यदि किसी स्त्री का कोई संतान नहीं है, निसंतान होने की स्थिति में स्त्री जो है वो अपने देवर से विवाह कर सकती थी और देवर से उसका विवाह होता था। ये प्रथा कहलाती थी नियोग प्रथा। और ये मान्य, बहुत ज़्यादा मान्य थी, क्योंकि ऋग्वेद में ही कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है कि देवरः कस्मात् द्वितीय वरः, जो देवर है वो शायद द्वितीय वर होता है, ऐसा ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। वो इसी कारण है क्योंकि नियोग प्रथा में उस देवर की प्रमुख भूमिका होती थी। तो ये नियोग प्रथा है। इसके अलावा फिर सती प्रथा है, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रथा है और बहुत चर्चा में रही है। प्राचीन काल में जब आरंभ हुई तब भी चर्चा में रही और जब समाप्त किया गया इसको तब भी चर्चा में रही आधुनिक काल में। तो सती प्रथा का यूँ है कि ये प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रथा है। खासतौर पे भारत में गुप्त काल से इसका आरंभ मिलता है। सती प्रथा यूँ है कि एक स्त्री जो है वो अपने पति की मृत्यु के पश्चात उसी की चिता में जल के अपने प्राण त्याग देती है। उसी की चिता में जल के, उसी के चिता में या बगल में अपनी चिता लगा के उसी के साथ अपने प्राण त्याग देती है। इसको सती प्रथा कहा जाता है। और ये उस काल में माना जाता रहा कि ईश्वर की जो नारी की जो अपनी इज्जत है और उसके लिए जो है ज़रूरी है कि उसकी शुचिता के लिए ज़रूरी है कि वो अपने प्राण त्याग दे अपने पति की मृत्यु के पश्चात। ये सती प्रथा कहलाती है। तो सती प्रथा के दो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। एक जहाँ आरंभ होती है, तो आरंभ जो है इसका मैंने बताया कि गुप्त काल से दिखाई देता है। गुप्त काल में लगभग 510 ईसा पूर्व में, 510 ईस्वी में, इट इज़ नॉट BC, इट इज़ AD, 510 AD। तो 510 ईस्वी में का एक अभिलेख मिलता है एरण से। एरण सागर मध्य प्रदेश में है, वहाँ से एक अभिलेख मिलता है जिसमें ये वर्णन मिलता है कि भानुगुप्त नाम का एक गुप्त शासक था। उसका एक सेनापति था गोपराज। वो गोपराज जो है वो शकों के विरुद्ध एक युद्ध में जो है वो मारा गया और उसकी मृत्यु के बाद गोपराज की पत्नी ने भी उसी की चिता में जल के अपने प्राण त्याग दिए थे। That is considered to be the first ever incidence of सती in India। भारत में सती का पहला अवसर जो है उसे माना जाता है। ये पहला प्रमाण है एरण अभिलेख।
इसके बाद लगातार सती प्रथा भारत में प्रचलित रही, खासतौर पे राजपूत क्षेत्रों में, खासतौर पे बंगाल में और दूसरे भागों में भी सती प्रथा अलग अलग रूप में प्रचलित रही है। मध्यकाल में तो बहुत ज़्यादा रही। और फिर आधुनिक काल में जो है इस प्रथा का कई लोगों ने विरोध किया, कई विद्वानों ने विरोध किया, जिसमें राजा राम मोहन राय भी एक थे। तो दूसरा पक्ष सती प्रथा का वही है कि राजा राम मोहन राय ने जो है इसका विरोध किया बहुत ज़्यादा। राजा राम मोहन राय ये जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया सती प्रथा का, और इन्हीं के विरोध के परिणाम स्वरूप 1930 में 1930 में 1930 नहीं है ना, 1830 है। 1830 में विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को जो है पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया गया था। तो सती प्रथा वहाँ से बंद कर दी गई। इक्का दुक्का उदाहरण उसके बाद में मिलते रहे, अभी तक मिलते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे सती प्रथा हमारे यहाँ पूरी तरह से निषिद्ध है। तो ये आपकी सती प्रथा है। इसके अलावा फिर जौहर प्रथा है। देखिए, जौहर प्रथा कई जगह सती प्रथा जैसी दिखाई देती है पर है नहीं। जौहर प्रथा में यह होता है कि ये राजपूत क्षेत्रों में प्रचलित थी, राजपूत काल में ही प्रचलित थी, राजपूत समाज में ही प्रचलित थी। और इसमें यह होता था कि कई बार जब राजपूत राज्य पर आक्रमण हो जाता था, तो खासतौर पे जब मुस्लिम शासक आक्रमण करते थे तो ऐसा होता था कि राजाओं को पराजित करने के बाद वो रानियों को अपने साथ ले जाते थे अपने हरम में रखने के लिए। तो रानियां जो है अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत की रक्षा, अपनी आबरू की रक्षा के लिए वो जो है एक बड़े अग्निकुंड में कूदकर आत्महत्या कर लेती थी। तो ध्यान रखिए कि जौहर प्रथा जो है वो भी अग्निकुंड में कूदकर आत्महत्या करना है, आत्मदाह ही है। लेकिन सती प्रथा से अलग है, दो दृष्टि से अलग है सती प्रथा से, इसको समझ लीजिए। एक तो जौहर प्रथा जो है इस दृष्टि से अलग है सती प्रथा से कि ये पति के जीवित रहते हुए किया जाता है, पति की मृत्यु के बाद नहीं होता। सती प्रथा पति की मृत्यु के बाद होता है, जबकि जौहर प्रथा जो है ये पति के जीते जी हो जाता है। दूसरी चीज है कि सती प्रथा जो है एकल है, एक स्त्री करती है, लेकिन जौहर प्रथा सामूहिक है। सामूहिक रूप से जो है महिलाएं जो है, रानियां जो है अग्निकुंड में कूद के अपने प्राण त्याग देती थी ताकि अपने इज्जत की रक्षा कर सके। तो ऐसा जो है कई जगह जो है दिखाई देता है। 1203 में 1203 पहला इंसिडेंस जौहर प्रथा का भारत में दिखाई देता है, और ये दिखाई देता है रणथंभौर में। 1203 नहीं है, 1303 है, वेरी सॉरी। अलाउद्दीन के समय अलाउद्दीन ने जो है रणथंभौर पर आक्रमण किया था, और रणथंभौर का जो राजा था हमीर देव, उसकी पराजय को करीब देखते हुए रानियों ने एक साथ अग्निकुंड में कूदकर जो है आत्महत्या कर ली थी। तो ये जौहर का पहला उदाहरण है। इसके बाद और भी इसके तत्काल बाद जो है जो आक्रमण हुआ था चित्तौड़ में, वहाँ भी जो है रानी पद्मिनी सहित कई रानियों ने जो है जौहर किया, और उसके बाद भी जौहर के बहुत सारे उदाहरण दिखाई देते हैं। तो ये जौहर प्रथा है। जौहर और सती में फिर से एक बार बता रहा हूँ, दो अंतर है इसमें। एक तो पति के जीवित रहते हुए पत्नियां जो है आत्मदाह कर लेती है, और दूसरा ये सामूहिक होता है। जजमानी प्रथा जो है थोड़ी सी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित तो है ही, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। जजमानी प्रथा भी प्राचीन काल की एक प्रथा है, जिसमें किसी गांव की आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए वहां पर कुछ शिल्पी होते हैं, कुछ आर्टिजन्स होते हैं। आर्टिजन्स आर देयर टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द विलेज। बेसिक नीड्स का मतलब ये कि जैसे एक लोहार होगा जो लोहे की वस्तुएं आपूर्ति करेगा, एक बढ़ई होगा जो लकड़ी की वस्तुएं आपूर्ति करेगा, मोची होगा जो चमड़े के सामान की आपूर्ति करेगा, बार्बर होगा, धोबी होगा, ऐसे अलग अलग शिल्पी होते हैं कुछ, और वो उस गांव की आवश्यकता पूरी करते हैं। लेकिन ये वन वे ट्रैफिक नहीं है साहब, ये जो है ये टू वे एक्सचेंज है। जजमानी व्यवस्था में जो शिल्पी होंगे वो पूरे गांव की आवश्यकता को पूरी करेंगे। एक लोहार होगा तो पूरे गांव को जो लोहे का सामान चाहिए वो देगा, एक बढ़ई होगा तो पूरे गांव को जो लकड़ी का सामान चाहिए वो देगा, एक मोची होगा तो पूरे गांव को जो चमड़े का सामान चाहिए वो देगा। लेकिन इसके बदले में पूरे गांव का ये दायित्व होता था कि वो उनका भरण पोषण करेंगे, उनको आवश्यक अनाज देंगे, दूसरी वस्तुएं उपलब्ध कराएंगे, ताकि उनका भरण पोषण हो सके, ताकि उनकी लाइवलीहुड चल सके, उनका जीवन यापन हो सके। ये व्यवस्था जजमानी व्यवस्था
कहलाती थी। लेकिन इस व्यवस्था के दूसरे पक्ष भी है। एक पक्ष तो यह है कि ये जो है एक आत्मनिर्भर गांव का निर्माण करते हैं, एक सेल्फ डिपेंडेंट, एक सेल्फ रिलायंस विलेज का निर्माण करते हैं। और सेल्फ रिलायंस विलेज का मतलब यह है कि उस गांव की आवश्यकता यही शिल्पी पूरी करेंगे, कोई और व्यक्ति आके वहां अपनी वस्तुएं, अपनी सेवाएं नहीं दे सकता, और ना गांव के लोग किसी बाहरी व्यक्ति से सेवाएं ले सकते हैं, वस्तुएं ले सकते हैं। तो गांव जो है एक बंद व्यवस्था बन जाती थी। अब इस व्यवस्था के कारण जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि इस व्यवस्था के कारण ट्रेड रुक जाएगा, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति उस गांव में आकर व्यापार नहीं कर पाएगा, वस्तुएं नहीं दे पाएगा, सेवाएं नहीं दे पाएगा। तो वो गांव एक आत्मनिर्भर गांव बन जाएगा, जिसके कारण जो रूरल ट्रेड है वो रुक जाता है। एक तो यह है। लेकिन दूसरी चीज़ यह है कि ये जो शिल्पी है ये गांव पर निर्भर हो जाता है, और वो बाकी लोगों से सामाजिक परिस्थिति की दृष्टि से, सोशल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े छोटे माने जाते हैं, इसलिए उनको कमीन कहा गया। वो जो शिल्पी थे उनके लिए कमीन शब्द उपयोग किया गया कि वो छोटे हैं शायद, और वो पूरी तरह से गांव पर निर्भर होते थे। तो ये जजमानी व्यवस्था है, इसने आत्मनिर्भर गांव की एक संरचना का निर्माण किया, जिसने व्यापार को रोका है। और ये विकसित हुई है गुप्त काल में, गुप्त काल के अंतिम दौर में। राजपूत काल में जाके बहुत विकसित हो गई और मध्यकाल तक चलती रही है। ध्यान मैं बार बार बता रहा हूँ कि जजमानी व्यवस्था ने व्यापार को अवरुद्ध किया है, खासतौर पर ग्रामीण व्यापार को, क्योंकि गांव जो है आत्मनिर्भर हो गए थे। यह है जजमानी व्यवस्था। इसके अलावा ददनी व्यवस्था है। ददनी व्यवस्था आधुनिक, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की एक व्यवस्था है। ददनी व्यवस्था जो है अंग्रेजों के आगमन के बाद से शुरू होती है, और इसमें जो है इस तरह से कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सपोज, तो वो जो है भारत से शिल्पियों से सामान खरीदती थी और इंग्लैंड भेजती थी। तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारतीय शिल्पियों से सामान खरीदने के लिए, भारतीय जो आर्टिजन्स थे उनसे सामान खरीदने के लिए उनसे सामान जो है उनको एडवांस दे देती थी सामान लेने के लिए। अब उनको एडवांस देती थी और तो अपनी ही कीमत पर जो है उनसे चीज़ें खरीदती थी। सपोज मैं एक आर्टिजन को पैसा दूंगा, एडवांस दे दूंगा सीज़न से पहले ही। जैसे कपास है, कपास तो मान लीजिए आएगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, सूत का सामान जो है, कपड़े का सामान, मैं उनको जुलाई में, सितंबर में एडवांस दे दूंगा। तो अगर मैंने एडवांस दिया तो फिर मैं अपनी ही कीमत पर खरीदूंगा जब सामान खरीदूंगा। तो जो शिल्पी होते थे वो बाध्य होते थे कि वो अंग्रेजों द्वारा निर्धारित, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गुमाश्ते होते थे, कर्मचारी होते थे, उनके द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही वस्तुएं खरीदनी पड़ती थी। तो ये ददनी व्यवस्था थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमाश्ते या कर्मचारी शिल्पियों को एडवांस देते थे और उनसे अपनी कीमत पर चीज़ें खरीदते थे। ये ददनी प्रथा है। लेकिन इस व्यवस्था का एक बड़ा जो नेगेटिव पहलू है वो ये है कि इसके कारण जो शिल्पी होते थे वो अंग्रेजों की मूल्यों पर आधारित हो जाते थे। तो धीरे धीरे उनको जब लगा कि साहब ये खराब है, हालांकि एडवांस लेना अच्छा लगता था और शिल्पी हमेशा पैसे की आवश्यकता में होते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एडवांस लेने से इनकार कर दिया, वो मना कर देते थे। तो जो है अंग्रेज जो है, या अंग्रेजों के जो गुमाश्ते होते थे, कर्मचारी होते थे, मीडिएटर्स होते थे, वो बलपूर्वक इनको एडवांस देते थे। गाँव जाते थे और गाँव में अपने लठेत लेके जाते थे। ऐसा सुमित सरकार की किताब में वर्णन है कि वो लठेत लेके जाते थे और एक जगह इकट्ठा होकर सारे शिल्पियों को बुलाते थे और उनको एडवांस देते थे, ज़बरदस्ती उनके जेब में रखते थे, और अगर वो नहीं लेते थे तो उनकी पिटाई करते थे। तो ये ददनी प्रणाली है जिसमें जो है उनको ज़बरदस्ती एडवांस दे दिया जाता था और उनसे अपनी कीमत पर, अपने द्वारा निर्धारित मूल्य पर वस्तुएं खरीदी जाती थी। इस प्रथा का एक बुरा प्रभाव यह हुआ कि कई शिल्पियों ने इस प्रथा से बचने के लिए, एडवांस लेने से बचने के लिए अपने अंगूठे भी कटवा लिए कि भाई वो पैसे देते थे और अंगूठे लगवा लेते थे, तो उनका अंगूठे नहीं लगवा पाएंगे तो फिर कहाँ से एडवांस देंगे। तो इस तरह से ये ददनी प्रथा जो है चलती थी, जो भारत में शिल्पियों के लगभग विरुद्ध थी। तो ये ददनी प्रथा है, ये आधुनिक काल की प्रथा है, मॉडर्न पीरियड की, अंग्रेजों के समय आने की, लेकिन शुरुआत इसकी पहले भी हो चुकी थी। दुबला हाली प्रथा है। दुबला हाली प्रथा जो है ये कृषि से संबंधित एक प्रथा है, खासतौर पे गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित थी। बाकी भारत में भी दूसरे नामों से प्रचलित थी, लेकिन दुबला हाली शब्द जो है ये गुजरात में प्रचलित था। इसको हल पार्टी भी कहते थे, जिसमें जो है एक बड़ा किसान जो है, एक बड़ा जमींदार जो है, जिसके पास बहुत मात्रा में ज़मीनें हैं, वो अपनी ज़मीन के अलग अलग भाग जो है छोटे छोटे किसानों को आवंटित कर देते थे। वो छोटे किसान भूमि के स्वामी नहीं होते थे, ध्यान रखना, भूमि का स्वामी तो ये जमींदार ही होता था।
लेकिन ये अपनी भूमि को छोटे छोटे किसानों को दे देता था। साल भर वही किसान उस पर खेती करते थे और वर्ष के अंत में उस उत्पादन का एक बड़ा भाग वो जमींदार अपने पास रख लेता था। तो वो जो किसान होते थे वो केवल जीवन यापन के लिए कृषि करते थे। वो कहने को तो किसान कहलाते हैं, कृषक कहलाते हैं, पीजेंट्स थे, लेकिन वो जो है दे वर ऑलमोस्ट ए स्लेव, एग्रीकल्चर स्लेव जैसे थे, वो कृषि दास जैसे थे। वो केवल खेती करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो ऐसे किसानों को दुबला हाली व्यवस्था कहते हैं। कृषि गुजरात में प्रचलित थी और ये आधुनिक मध्यकाल और आधुनिक काल की प्रथा है, जिसमें जो है एक बड़े जमींदार के अंतर्गत छोटे छोटे किसान होते थे जिनको काली पराज भी कहा जाता था। काली पराज भी कहते थे। जो जमींदार होते थे वो उजली पराज कहलाते थे और वो लोग काली पराज कहलाते थे। छोटे छोटे भूमि पर उनको आवंटित कर दी जाती थी और वो उस पर खेती करते थे, लेकिन उनको पूरा भाग नहीं प्राप्त करते थे। उत्पादन का एक बड़ा भाग जमींदार अपने पास रख लेता था। ये दुबला हाली प्रथा है। ये चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि ये कृषकों के, पीजेंट्स के शोषण का एक बड़ा कारण बनी है। फिर तिनकठिया प्रणाली है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत चर्चा में रही, आधुनिक काल में प्रचलित थी। ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद हुई है, आने के बाद प्रचलित हुई है, विकसित हुई है। ऐसा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंग्लैंड के उद्योगों के लिए भारत से कच्चा माल भेजती थी। कपास, नील, जूट, ऐसे इंग्लैंड के जो खासतौर पर वस्त्र उद्योग है उनके लिए कच्चा माल भारत से भेजती थी। और इसी क्रम में जो है भारतीय किसानों से नील उगाने के लिए कहा जाता था, नील खरीदते थे। लेकिन भारतीय किसान देखिए नील उगाना नहीं चाहते थे। भारतीय किसान नील उगाना नहीं चाहते थे क्योंकि 2-3 कारण थे। एक तो नील केवल अंग्रेजी खरीदेंगे, उसका कहीं और बाजार नहीं है। तो अगर नील उगाते हैं तो आप बेचने के लिए पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर हो जाएंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, नील की कीमत अंग्रेज ही डिसाइड करते थे। और नील फिर अनाज नहीं है भाई, नील उगा भी लेंगे तो उससे आपका जीवन यापन नहीं होगा, अकाल पड़ जाएगा तो नील कोई खा थोड़ी सकते। अनाज उगाएंगे तो कम से कम खाने के लिए तो रहेगा। और फिर सबसे खास चीज़ ये थी कि अगर नील उगाते हैं तो ऐसा माना जाता था कि नील उगाने से भूमि अनुर्वर हो जाती है, लैंड जो है इट गेट्स इनफर्टाइल। तो इसलिए किसान उगाना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों को बाध्य किया जाता था। तो ये जो तिनकठिया प्रणाली है, इसके अंतर्गत किसानों को बाध्य किया गया कि वो अपनी भूमि का एक बड़ा भाग पर, अपनी भूमि के बड़े भाग पर नील उगाएंगे, 3/20 भाग पर। मान लीजिए आपके पास 20 एकड़ ज़मीन है तो 3 एकड़ पर आपको नील उगाना ही पड़ेगा। इसको तिनकठिया प्रणाली बोलते हैं कि भूमि के 3/20 भाग पर प्रत्येक किसान को नील उगाना पड़ेगा और ये नील जो है अंग्रेज़ों द्वारा खरीदी जाएगी। ये प्रणाली पहले बंगाल में प्रचलित थी, दिनाजपुर में, मिदनापुर में, फिर बिहार में प्रचलित हुई, फिर उत्तर प्रदेश आगरा वाले इलाकों में और गुजरात में भी प्रचलित रही है। तिनकठिया प्रणाली कहते हैं। ध्यान रखिए, इसी तिनकठिया प्रणाली के कारण भारतीय इतिहास में कई विद्रोह, कई आंदोलन भी हुए। 1859-60 में एक नील विद्रोह हुआ था बंगाल में, दिनाजपुर और मिदनापुर में। वो इसी तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध ही हुआ था। 1917 में गांधी जी के द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह किया गया था वो भी तिनकठिया प्रणाली पर ही आधारित था, तिनकठिया प्रणाली से ही प्रेरित था। तो ये तिनकठिया प्रणाली है। फिर एक नायंकर व्यवस्था है। नायंकर व्यवस्था जो है ये विजयनगर राज्य में प्रचलित थी। आपने सुना होगा दक्षिण भारत में एक बड़ा हिंदू साम्राज्य था मध्यकाल में जिसको विजयनगर साम्राज्य कहते हैं। उस विजयनगर साम्राज्य में नायंकर व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें जो बड़े जो है सेना के अधिकारी होते थे उनको नायक कहा जाता था। नायक और नायक जो होते थे उन्हीं को राज्य में बड़े बड़े पद दिए जाते थे। ये पद जो है वंशानुगत होते थे और जो भी नायक होते थे उनको बड़ी मात्रा में भूमि दान में दी जाती थी। ऐसी भूमि जो है अमरम कहलाती थी। ये भूमि जो है अमरम है और जो अधिकारी है वो नायक है। इन नायकों को राज्य में बड़े बड़े पद दिए जाते थे। ये वंशानुगत पद होते थे, हेरेडिटरी ऑफिसेस थे, पोस्ट थी, और दे वर अलॉटेड विद फ्यू लैंड्स विच वर टर्म्ड एज अमरम। भूमि को अमरम कहा जाता था, इसलिए इन नायकों को अमर नायक भी कहा गया है। तो नायकों की ये जो व्यवस्था है, जिनको जो वंशानुगत होते थे, जिनको राज्य में बड़े बड़े पद दिए जाते थे और जिनको भूमि दी जाती थी, जिसे अमरम कहा जाता था, ये कहलाती है नायंकर व्यवस्था। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और व्यवस्था है, वो है आयंगार व्यवस्था।
चूँकि विजयनगर से संबंधित है इस कारण हम इसको यहीं पढ़ ले रहे हैं। आयंगार व्यवस्था जो है ये भी विजयनगर राज्य में प्रचलित थी गाँव में, कि प्रत्येक गाँव में कुछ शिल्पी होते थे। वही शिल्पी, वही बढ़ई, लोहार जो काम करते थे। 12 शिल्पी होते थे जिनको आयंगार कहा जाता था। मोची है, धोबी है, बुनकर है, बढ़ई है, लोहार है, ऐसे। और ये जो शिल्पी है, इनकी ग्रामीण प्रशासन में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी कि गांव का प्रशासन वो संचालित करते थे। तो ये व्यवस्था आयंगार व्यवस्था कहलाती थी, जिसमें गांव के 12 शिल्पी जो है गांव के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो फ्रेंड्स, ये अलग अलग प्रथाएं हैं। नियोग प्रथा, सती प्रथा, जौहर, जजमानी, ददनी, दुबला हली, तिनकठिया, नायंकर और आयंगार व्यवस्था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा आपको ये जान के। और अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, और नहीं भी लगा है तो प्लीज़ कमेंट आप बताइए कि इसमें क्या कमी रह गई, और किसी नए विषय पर आप ये चाहते हैं कि वीडियो मिले आपको तो प्लीज़ लेट अस नो। और आप इसे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि नियमित रूप से ये वीडियोज़ आप तक पहुँच सके, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।